हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अम्बाला डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत जो अम्बाला डिवीज़न आते हैं वहाँ पर यह पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि CNW डिपार्टमेंट के अंतर्गत पेपर हुआ था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो अभी हाल ही में 4 दिसंबर 2023 को पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फीवा। फीवा का फुल फॉर्म होता है फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है। जब भी जो हमारा एयर स्प्रिंग वाले जो सेकेंडरी सस्पेंशन जो होते हैं वहाँ पर जब भी हमारा एयर बेल्लो लीकेज होता है तो उस कंडीशन में हमारा गाड़ी में जो लगे फीवा डिवाइस के जो इंडिकेटर होते हैं वो रेड कलर में आ जाते हैं और पूरी गाड़ी में हमारा ब्रेक लग जाते हैं। तो यह हमारा जब भी एयर स्प्रिंग के लीकेज के कंडीशन में हमें लीकेज को सेंस करता है, पूरे गाड़ी में ब्रेक लगाने का काम करता है। तो यहाँ पर अगर बात करें फीवा क्या फुल फॉर्म की तो फेलियर इंडिकेशन एंड ब्रेक कम एप्लीकेशन डिवाइस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें फीवा यूनिट का तो 2 की संख्या में फीवा यूनिट पर कोचेज में लगे होते हैं। अगर आपसे फीवा इंडिकेटर पूछा जाए तो 04 की संख्या में फीवा इंडिकेटर लगे होते हैं पर कोच में। तो यहाँ पर आप इसको भी याद रखते चले, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट बेसिस पर नंबर्स भी फीवा यूनिट हो या फीवा इंडिकेटर हो, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर किसी कंडीशन में अगर एयर बेल्लो लीकेज ठीक नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में हम फीवा को आइसोलेट करके पुनः हम आगे के डेस्टिनेशन के लिए जो 60 kmph का जो परमिसेबल अलाउ है दिया गया है उस कंडीशन में हम इसको अलाउ करेंगे अगले डेस्टिनेशन पॉइंट तक के लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्रेशर ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन कोचिंग ट्रेन्स इज डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो कोचिंग ट्रेन्स के अंतर्गत जो कंट्रोल रिजर्वायर होते हैं CR, उसमें कितने kg का प्रेशर से वह कोचिंग ट्रेन्स में होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मेनली जो हमारे कंट्रोल रिजर्वायर्स होते हैं कोचिंग ट्रेन के अंतर्गत वह हमारा ब्रेक पाइप से जो प्रेशर जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को, वहाँ से यह प्रेशर CR को भेजते हैं। यानी यहाँ पर जैसे हमारा BP पाइप है, यहाँ से हमारा प्रेशर पहले DB में आता है। DB जो हमारा कॉमन पाइप ब्रैकेट के जरिए जो कनेक्टेड होता है CR से, इसके माध्यम से हमारा यह चार्जेज होते हैं। यानी जो प्रेशर इसके अंतर्गत होंगे वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर की तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें तो डायमीटर ऑफ बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर इन कोचिंग ट्रेन्स। यानी जो कोचिंग ट्रेन्स जो हमारा BMBC टाइप के जो ICF कोचेज है हमारा, उसमें जो हमारा ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं उसका यहाँ पर डायमीटर यानी व्यास पूछा गया है। तो उसका जो व्यास होता है डाया होता है वह 203 mm, जिसे अगर बात करें इंचेस की तो 8 इंच का इसका डाया होता है ब्रेक सिलेंडर का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पिस्टन स्ट्रोक पूछा जाता है तो पिस्टन स्ट्रोक जो होता है इसका वह 32 mm इसका पिस्टन स्ट्रोक होता है। और प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं BMBC टाइप्स में, तो इसको भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है
व्हाट टाइप ऑफ स्लैग एडजस्टर इज यूज्ड इन पैसेंजर कोचेज, यानी पैसेंजर कोचेज में जो स्लैग एडजस्टर लगे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो वह IRA 450 का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द टाइप ऑफ डट कलेक्टर यूज्ड इन बोगी माउंटेड पैसेंजर कोचेज, यानी जो बोगी माउंटेड वाले जो पैसेंजर कोचेज है उसमें जो डट कलेक्टर लगा होता है जिसका काम होता है एयर को क्लीन करके आगे हमारा जो ब्रांचेज पाइप है वहाँ उसको भेजने का काम करता है। तो इसका जो टाइप्स होता है पैसेंजर कोचेज के अंतर्गत वह 2 वे होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर ऑफ पैसेंजर कोचेज, यानी यहाँ पर पैसेंजर कोचेज का जो कंट्रोल रिजर्वायर होते हैं उसका कैपेसिटी पूछा गया है। इससे पहले वाले जो प्रश्न था उसमें इसका कितने केजी का प्रेशर जाता है वो पूछा गया था। तो यहाँ पर बात करें हम CR के केस में, कंट्रोल रिजर्वायर के केस में, तो इसमें जो प्रेशर जाता है वह 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जाता है, जबकि इसका जो कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है, वह इसका 6 लीटर का इसका कैपेसिटी होता है। तो यहाँ पर प्रश्न में हमसे कैपेसिटी पूछा गया था, इसका सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर A 6 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इफेक्टिव मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन इज डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो पूर्ण सेवा के दौरान जो एप्लीकेशन किया जाता है तो उस दौरान जो ब्रेक सिलेंडर में जो मैक्सिमम प्रेशर जाता है वह कितने केजी का जाता है, तो यह 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg का प्रेशर मैक्सिमम जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसको लिमिट जो तय करता है वो हमारा DV के अंतर्गत लगे जो लिमिटिंग डिवाइस होता है वह इसको सेंस करता है कि मैक्सिमम जो प्रेशर हमारा जो ब्रेक सिलेंडर का 3.8 का, इसके बाद वह डिस्कनेक्ट कर देता है जो प्रेशर जो हमारा ER से ब्रेक सिलेंडर की तरफ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज व्हेन DV इज आइसोलेटेड, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब भी DV आइसोलेट कंडीशन में होगा तो उस दौरान हमारा जो कौन कौन से इक्विपमेंट चार्ज नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि चार्ज के लिए केवल बोला गया है, यहाँ पर प्रश्न में नहीं बोला गया है कि यह सिंगल पाइप है या ट्विन पाइप के केसेस में है। अगर हम सिंगल पाइप के केस में अगर बात करें, हम जब हमारा DV आइसोलेट होगा तो सबसे पहले जो हमारा यह BP पाइप होता है, यहाँ पर डट कलेक्टर के जरिए हमारा ब्रांच पाइप से आगे जाता है प्रेशर, फिर यहाँ पर हमारा आइसोलेटिंग कॉक्स लगा होता है प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, फिर यहाँ पर हमारा DV लगा होता है, DV से ही हमारा कॉमन पाइप ब्रैकेट के जरिए हमारा CR लगा होता है, और यहाँ पर हमारा पाइप के जरिए हमारा ER कनेक्टेड होता है DV से। यहाँ पर आप देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो प्रेशर आ रहा है वह हमारा इस तरह से प्रेशर आ रहा है ब्रेक पाइप से DV में। यहाँ पर जब भी हमारा DV आइसोलेट होगा तो इस दौरान हमारा CR भी चार्ज नहीं होगा और AR भी चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर की, तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार का C में दिया गया है कंट्रोल रिजर्वायर एंड ऑक्सिलरी रिजर्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ए डायमेंशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन नॉन AC कोचेज इज, यानी नॉन AC कोचेज के केस में जो पैसेंजर ट्रेन के जो ए डायमेंशंस होते हैं वो कितने mm के होते हैं। तो हम बात करें नॉन AC जो कि 13 टन के होते हैं, वह 16 + 2 - 0 mm इसका ए डायमेंशन होता है। वहीं अगर बात करें AC कोचेज के जिसका जो अगर बात करें टनेज की तो 16.25 टन होता है, उस केस में जो ए डायमेंशन होता है वह 22 + 2
-0 mm होता है। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न में नॉन एसी की रिगार्डिंग पूछा गया था, तो 16 + 2 -0 mm ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, कंट्रोल रिजर्वायर इन एयर ब्रेक सिस्टम इज, यानी एयर ब्रेक सिस्टम में जो कंट्रोल रिजर्वायर होता है वह मेनली ब्रेक सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द MR प्रेशर ऑफ इंजन शुड बी डैश kg/cm²। जो मेन रिजर्वायर होते हैं इंजन के अंतर्गत, उसमें जो प्रेशर होता है वह 8 to 10 kg/cm² होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, लेंथ अवर बॉडी ऑफ LHB कोच इज डैश mm, यानी यहाँ पर जो लेंथ अवर बॉडी पूछा गया है LHB कोचेज का वह 23,540 mm होता है। वहीं लेंथ अवर कपलर की अगर बात करें तो यह 24,000 mm होता है। प्रश्न में लेंथ अवर बॉडी पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी 23,540 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हील गेज ऑफ LHB व्हील इज, यानी LHB चक्कों का जो व्हील गेज होता है वह कितना mm होता है, तो यह 1600 ± 1 mm होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्हील गेज की अगर बात करें यहाँ पर हम, तो व्हील गेज एक ही एक्सल पर जो दो चक्कों होते हैं, इनके दोनों चक्कों के व्हील फ्लैंज के बीच के जो डिस्टेंस होता है वही हमारा व्हील गेज कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कंडमिंग लिमिट ऑफ LHB व्हील डायमीटर, यानी जो LHB चक्कों का जो कंडमिंग लिमिट्स होता है 915 न्यू डायमेंशन होता है। जब यह रिड्यूस होकर 845 होता है तो इसको हम सर्विस से कंडम करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कोडल लाइफ ऑफ LHB कोच इज, यानी LHB कोचों का जो कोडल लाइफ होता है वह 35 ईयर्स होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, गेजिंग ऑफ CBC इज डन व्हेन, यानी जो CBC का गेजिंग किया जाता है अलग अलग प्रकार के गेज के द्वारा, वह कब किया जाता है, जब हमारा नक्कल जो है वह क्लोज्ड कंडीशन में होगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोलेनॉइड वाल्व ऑब्लिक मैग्नेटिक वाल्व इन LHB कोचेज, यानी LHB कोच के अंतर्गत जो सोलेनॉइड वाल्व और मैग्नेटिक वाल्व लगे होते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। तो यह मेनली जो एयर प्रेशर जो इंटर करता है उसको यह कंट्रोल करने का काम यह करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, CDTS के बारे में पूछा जा रहा है, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम के बारे में, जो कि LHB कोचेज में लगे होते हैं। यह मेनली जो इलेक्ट्रिकली और न्यूमेटिक प्रेशर दोनों के बेसिस पर यह अरेंजमेंट के तौर पर यह वर्क करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हील टैपिंग इज डन टू डिटेक्ट, यानी जो व्हील टैपिंग किया जाता है वो क्या डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो किसी भी प्रकार के क्रैक्स वगैरह कोई हो तो चक्कों के ऊपर, तो उसको यह डिटेक्ट करने का काम व्हील टैपिंग के द्वारा हम पता लगाते हैं। तो एनी हियर क्रैक्स अवेलेबल ऑन व्हील्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, थिकनेस ऑफ रूफ सीट इन ICF कोच इज डैश mm, यानी जो ICF कोचेज के जो रूफ सीट होता है उसका यहाँ पर मोटाई थिकनेस पूछा गया है। तो यह मेनली जो होता है वह 1.6 mm का होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1.6 mm।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द एनआरबी इज प्रोवाइडेड इन, यानी जो नॉन रिटर्न वाल्व होता है एनआरबी का फुल फॉर्म, यह मेनली जो प्रोवाइड होता है वो कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले यह है हमारा पी पाइप है, यहाँ से हमारा डट कलेक्टर के जरिए हमारा प्रेशर ब्रांच पाइप में जाता है। फिर यहाँ पर हमारा आइसोलेटिंग कॉक्स लग गए एपी पाइप्स के लिए। फिर यहाँ पर हमारा एनआरबी लगा होता है आगे चलकर। फिर हमारा ईआर होता है। यह मेनली हमारा ट्विन पाइप वाले जो सिस्टम ब्रेक सिस्टम होते हैं उसमें एपी पाइप्स के जरिए ये सारे कनेक्शंस होते हैं। इसमें हमारा एनआरबी जो होता है वो मेनली हमारा प्रेशर ऑक्सिलरी रिजर्वायर को भेजता तो है लेकिन वापस रिटर्न नहीं होने देता है। तो यही हमारा एनआरबी का काम होता है, इसीलिए इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो यह मेनली जो प्रोवाइड होता है वो हमारा एपी पाइपलाइन में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइड प्राइमरी डैम्पर्स, यानी जो प्राइमरी डैम्पर्स होते हैं फिएट बोगी के अंतर्गत हमारा उसका मेन काम होता है कि जो प्राइमरी स्प्रिंग वगैरह लगे हैं और जो हमारा प्राइमरी सस्पेंशन इसको इम्प्रूवमेंट करने का काम हमारा प्राइमरी डैम्पर्स करता है, जिससे हमारा जो राइडिंग इंडेक्स है इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स इन कोचेज शुड बी चेंज्ड इफ बॉर्न आउट बियॉन्ड डैश mm, यानी जो कोचों में जो के प्रकार टाइप्स के जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स लगे होते हैं इसको कब कंडम किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें के टाइप के जो ब्रेक ब्लॉक होते हैं वो हमारा मेनली जो हमारा BMBC वाले जो कोचेज होते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। और इसको जो कंडम करते हैं हम के टाइप्स के लिए, यह कंडम लिमिट की बात किया जा रहा है, ये 12 mm होता है। और एल टाइप जो हमारा गुड्स वाले जो कन्वेंशनल जो अंडर माउंटेड ब्रेक सिलेंडर होते हैं उसके लिए एल टाइप्स के ब्रेक ब्लॉक्स का यूज किया जाता है। तो इस केस में हमारा 10 mm रखा गया है कंडमिंग लिमिट्स, यानी के टाइप्स में 12 mm और एल टाइप्स में 10 mm रखा गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो द लेंथ ओवर बफर ऑफ ICF कोच इज डैश mm, यानी कि ICF कोचेज के जो बफर टू बफर डिस्टेंस है वो कितने mm के होते हैं। तो ICF कोचेज में सबसे पहले हम देखेंगे कि लेंथ ओवर बॉडी की बात करें हम तो यह 21,337 mm होता है। वहीं लेंथ ओवर बफर की अगर बात करें तो यह 22,297 mm होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार तो यह हमारा 22,297 mm ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर का उद्देश्य होता है फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन ICF कोच थ्रू, यानी ICF कोच के अंतर्गत जो बॉडी से ट्रॉली के ऊपर जो वेट ट्रांसमिट्स किए जाते हैं वह साइड मिरर के माध्यम से होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ऑन विच ब्रेक बान द क्यूब कपलिंग इज अ पार्ट, यानी जो क्यूब कपलिंग जो प्रोवाइडेड होता है वो मेनली पहले हमारा BBZC में होता था, फिर हमारा BBZI आया है, फिर अभी करेंटली में हमारे जो BBCF नए पैटर्न्स वाले ब्रेक्स बने, ये तीनों में मेनली हमारे क्यूब कपलिंग्स प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में केवल BBZC दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP कैन बी एक्यूमुलेटेड टू
अ रेलवे एम्प्लॉयज इन हिज सर्विस लाइफ, यानी पूरे सेवा काल में एक कर्मचारी कितने दिन का लीव ऑन हाफ एवरेज पे को संचय कर सकता है। तो यहाँ पर हम बात करें LHAP की, लीव ऑन हाफ एवरेज पे की, तो इसके लिए एक्यूमुलेशन का जो लिमिट्स है वो अनलिमिटेड रखा गया है, यानी कर्मचारी इसे कितना भी जमा कर सकता है। वहीं लीव ऑन एवरेज पे LAP की अगर बात करें हम, जो प्रत्येक ईयर 30 की संख्या में दिया जाता है, इसे केवल और केवल आप पूरे सर्विस काल में 300 प्लस 15 डेज का एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर नहीं लेते हैं तो आपके LAP को एक्यूमुलेट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर प्रश्न में LHAP के रिगार्डिंग में पूछा गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C अनलिमिटेड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अप टू व्हाट लिमिट मैटरनिटी लीव मे बी कंबाइंड विथ एनी काइंड ऑफ लीव, यानी जी मैटरनिटी लीव जो दिया जाता है वो फीमेल रेलवे एम्प्लॉयज को दिया जाता है अप टू 2 चाइल्ड्स के लिए। इसमें जो लिमिट रखा गया है उसमें मैटरनिटी लीव के लिए केवल उसे 180 डेज का उसे मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें किसी और छुट्टी को वो कंबाइन करके कितने दिन तक का मैक्सिमम वो लिमिट ले सकता है छुट्टी का, तो इसके लिए जो लिमिट रखा गया है वो अप टू 2 ईयर्स, यानी इससे ज़्यादा वो मैटरनिटी लीव्स के साथ कंबाइंड नहीं कर सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी ब्रेक जर्नी आर एडमिसिबल इन प्रिविलेज पासेज, यानी प्रिविलेज पासेज के अंतर्गत कितने ब्रेक जर्नी को एडमिसिबल किया गया है। तो जब भी आप प्रिविलेज पासेज लेते हैं तो ब्रेक जर्नी की नंबर्स में लिमिटेशन नहीं रखा गया, यानी कितने भी संख्या में आप ब्रेक जर्नी डाल सकते हैं। यहाँ पर एनी नंबर्स, ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम, हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक रूल ऑन रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स, यानी अनुशासन एवं अपील नियम्स पर नियम बनाने के लिए जो सक्षम प्राधिकारी होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वह कौन होता है। तो यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर इशूइंग द ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। यहाँ पर डीम्ड सस्पेंशन के रिगार्डिंग में पूछा गया है कि कर्मचारी को डीम्ड सस्पेंशन अगर देना हो तो किस प्रकार के स्टैंडर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट होता है। तो जब भी कर्मचारी पुलिस कस्टडी में 48 आवर्स से ज़्यादा अगर एक्सीड करता है टाइम पीरियड उसका, तो जब से उसको हिरासत में लिया गया हो उस समय से कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसके लिए जो चार्जशीट इशू किया जाएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 इशू किया जाएगा, जिसे डीम्ड सस्पेंशन के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हम अदर ऑप्शंस की अगर बात करें हम, तो SF1 ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के लिए दिया जाता है। जो SF3 की अगर बात करें तो इसमें सफिशिएंट अलाउंस, जो अगर कोई कर्मचारी सस्पेंशन पीरियड में हो तो उस दौरान उसको निर्वाह भत्ता दिया जाए, इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 3 भी इशू किया जाता है। यह कर्मचारी के सिग्नेचर के साथ इशू होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म 4 की अगर बात करें हम, तो यह रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के रिगार्डिंग में है, यानी निलंबन से अगर बहाली के लिए अगर इशू करना हो स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म 4 इशू किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, लेंथ ओवर हेड स्टॉक ऑफ बॉक्सन वैगन, यानी बॉक्सन वैगन का जो लेंथ ओवर हेड स्टॉक है तो यह कितना है। तो यह मेनली होता है 9784 mm होता है। वहीं लेंथ ओवर कपलर की अगर बात करें बॉक्सन वैगन के रिस्पेक्ट में, तो यह 10,713 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर में अगर प्रश्न में पूछा गया था लेंथ ओवर हेड स्टॉक, तो ऑप्शन नंबर B 9784 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ बात करें अगर, तो इन एक्सीडेंट मैनुअल पैसेंजर ट्रेन पार्टिंग इज अंडर डैश क्लासेज, यानी एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार जो पैसेंजर ट्रेन का जो ट्रेन पार्टिंग होता है और कौन से एक्सीडेंट टाइप्स के अंतर्गत आता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मेनली जो एक्सीडेंट टाइप्स इसमें बताए गए हैं एक्सीडेंट मैनुअल के अंतर्गत वो 16 क्लासेज में बताए गए हैं, जिसे ए से लेके आर तक आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें आई एंड ओ को करंट में एलिमिनेट कर दिया गया है। ट्रेन पार्टिंग की अगर बात करें तो यह मेनली फेलियर ऑफ इंजन एवं रोलिंग स्टॉक के रिस्पेक्ट में आता है, जो कि क्लास जे के अंतर्गत आता है। जो हमारा ट्रेन पार्टिंग वगैरह भी जो आते हैं वो क्लास जे के अंतर्गत आते हैं, और क्लास जे के अंतर्गत भी काफ़ी सारे बताए गए हैं। तो क्लास जे के अंतर्गत बात करें अगर, तो J3 में हमारा जो पैसेंजर ट्रेन्स जो है उनका अगर ट्रेन पार्टिंग होता है तो वह मेनली J3 क्लासेस के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वहीं J4 की अगर बात करें तो इसमें पैसेंजर अवेलेबल नहीं होंगे, यानी जो मालगाड़ी का जो ट्रेन पार्टिंग वगैरह होते हैं वो हमारा J4 क्लासेस के अंतर्गत होंगे। इसके अलावा जो हमारा J5 दिया गया है वो मेनली हमारा जो ब्रेकिंग या जो व्हील या एक्सल्स के जो फेलियर होते हैं वो हमारा J5 के अंतर्गत आता है, और J10 के अंतर्गत हमारा जो पुअर ब्रेक पावर होते हैं वो मेनली J10 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, न्यूली बिल्ट BCN वैगन फर्स्ट पीरियोडिक ओवरहॉलिंग पीरियोडिसिटी इज डैश ईयर्स, यानी जो नए BCN वैगन का जो पहला पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया जाता है वो 6 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक्स इन ब्रॉड गेज, नहीं ब्रॉड गेज के अंतर्गत जो डिस्टेंस होता है दो ट्रैक्स के बीच का वह 1676 mm का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो 1000 mm वाले जो ट्रैक्स गेज होते हैं वह मेनली हमारा मीटर गेज होता है। इसके अलावा जो 610 mm का जो ट्रैक्स होते हैं वह मेनली नैरो गेज के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन बताए जा रहे हैं इसको आप ध्यान रखें कि यहाँ पर डायरेक्ट बेसिस पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, न्यूली बिल्ट BLC कंटेनर वैगन्स फर्स्ट पीरियोडिक ओवरहॉलिंग पीरियोडिसिटी इज डैश ईयर्स, यानी जो नए बने BLC कंटेनर वैगन जो होते हैं उनका पहला पीरियोडिक ओवरहॉलिंग 6 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सी क्लास ODC यानी ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट सेल बी मूव्ड ड्यूरिंग, यानी जो सी क्लास का जो ODC का मूवमेंट होता है वो कब किया जाता है, तो सी क्लास का मूवमेंट केवल दिन के उजाले में यानी ओनली डे लाइट्स में किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा हम बात करें तो मेनली जो ODC है उसमें ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास में निर्धारित किए गए हैं, और इसका निर्धारण जो ग्रॉस क्लियरेंस और नेट क्लियरेंस होते हैं फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स का उनके द्वारा मेजरमेंट के आधार पर इसको निर्धारण किया जाता है कि यह कौन से क्लासेस के अंतर्गत रेक्टिफाई किया जाएगा। इसके अलावा ये भी ध्यान रखा जाता है कि अलग अलग क्लासेस में जो स्पीड रिस्ट्रिक्शंस है वो भी अलग अलग रखे गए हैं। जैसे कि ए क्लास में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया है, जैसा सेक्शन स्पीड होगा उस पर यह मूवमेंट कराए जाएंगे। बी क्लास में यह 40 kmph रखा गया है, वहीं सी क्लास में 25 kmph का स्पीड लिमिट रखा गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। वहीं जो बी क्लास का ODC है वो दिन में बिना स्कॉटिंग स्टाफ के चलाए जाते हैं, जबकि नाइट के दौरान इसके विथ स्कॉटिंग स्टाफ यानी स्कॉटिंग स्टाफ का रिक्वायरमेंट होता है बी क्लास ODC के अंतर्गत नाइट के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स इज यूज्ड, यानी जो इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस किया जाता है एयर ब्रेक का, इसके लिए कौन सा RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स का यूज किया जाता है, तो इसमें मेनली जो टेम्पलेट्स यूज किए जाते हैं वह G97 का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो G81 के लिए
जो हमारा CTRV यूज किया जाता है कैसना बोगी में, उनके मेंटेनेंस के रिगार्डिंग यह बताया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो G71 जो है वो मेनली जो फॉस्फोरिक एसिड होते हैं, एसिड वाले जो टैंक बैगन होते हैं, उनके मेंटेनेंस के रिगार्डिंग में रूल्स बताए गए हैं। वहीं J73 की अगर बात करें तो यह मेनली बोवारिन के रिगार्डिंग में यह रूल्स बताए गए हैं। तो ये सारे जो मेंटेनेंस जो टेक्निकल टेम्पलेट्स बताए गए हैं IDSO का। इसके अलावा जो G95 है उसमें कैसना बोगी के रिगार्डिंग मेंटेनेंस के लिए यह रूल्स बताए गए हैं। प्रश्न में केवल एयर ब्रेक के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए G97 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट्स विल इंडिकेट्स, यानी नए वैगन नंबरिंग स्कीम जिसमें जो टोटल नंबर्स होते हैं 11 अंकों का होता है। इसमें जो पहला 2 अंक है वो मेनली बैगन की टाइप ऑफ बैगन को इंडिकेट करता है कि बैगन बॉक्सन है, BCN है, BTPN है, किस टाइप का बैगन है वो इसको इंडिकेट करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, BL लिमिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द नोज ऑफ नक्कल एंड गार्ड आर्म इज डैश mm, यानी जो नक्कल का जो नोज और गार्ड आर्म के बीच जो डिस्टेंस होता है बियर कंडीशन में, घिसाव कंडीशन में, वो कितना mm का होता है। तो यहाँ पर हम बात करें पहले स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो यह डिस्टेंस होता है दोनों के बीच, नक्कल नोज और गार्ड आर्म के बीच, वह 127 mm होता है। जबकि अगर बात करें हम बियर लिमिट के केस में तो यह 130 mm का होता है। यहाँ पर प्रश्न में बियर लिमिट में पूछा गया था, तो 130 mm ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द बिगेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर, यानी जो CBC यूज किया जाता है उसका जो सबसे बिगेस्ट लिंक होता है वह नक्कल होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, मिनिमम डायमीटर ऑफ व्हील्स ऑन ट्रेड्स ऑन VCN वैगन्स ड्यूरिंग सर्विस इज डैश mm, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो VCN वैगन में जो चक्का का यूज किया जाता है वह नए कंडीशन में 1000 mm, और जब यह रिड्यूस होकर 906 mm पर आ जाए तो इसको हम सर्विस से कंडम करते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम डायमीटर पूछा गया था वो 906 mm होगा, जहाँ तक हम यूज सर्विस में लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ऑर्डिनरी रूल्स में बी अमेंडेड बाय द, यानी जो रेलवे के अंतर्गत जो ऑर्डिनरी रूल्स वगैरह होते हैं उसको मेनली रेलवे बोर्ड के द्वारा ही अमेंडेड किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ अ स्टेशन शैल बी मेंशन इन द, यानी स्टेशन का जो वर्गीकरण का उल्लेख है वो कहाँ पर किया गया है। तो मेनली जो स्टेशन मेनली जो देखा जाए तो 2 प्रकार के स्टेशन होते हैं, एक होते हैं ब्लॉक स्टेशन और एक होता है नॉन ब्लॉक स्टेशन। इस सारे का डिटेल में बताया गया है, वर्किंग टाइम टेबल वाले जो रूल्स है वहाँ पर इसको डिटेल्स में बताए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन CTRV यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग में जो ग्रीस यूज किया जाता है पर एक्सल बॉक्स में वो कितने ग्राम्स में अमाउंट्स में होते हैं। तो यह मेनली 400 ± 30 के अमाउंट्स में होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, स्लिप साइडिंग इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट, यानी जो स्लिप साइडिंग का उद्देश्य होता है किसकी रक्षा करना। आप जब भी स्टेशन पर जाते होंगे तो आपका जो मेन लाइन से जो हमारा मेन सेक्शन होता है वहाँ से एक हमारा साइड में एक साइडिंग की तरह बना होता है, जहाँ पर एंड में एंड वाले पॉइंट्स बने होते हैं जिसे हम स्लिप साइडिंग के तौर पर जानते हैं। यह मेनली बना होता है जो ब्लॉक सेक्शन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम के लिए इसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉक्सन वैगन इन एम्प्टी कंडीशन इज डैश mm, यानी खाली अवस्था में जो बॉक्सन वैगन के लिए जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वो कितने mm के होते हैं।
तो यह मेनली एम्प्टी कंडीशन में 85 प्लस माइनस 10 mm होता है, वहीं लोडेड में 130 प्लस माइनस 10 mm होते हैं। यहाँ पर प्रश्न में एम्प्टी में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए 85 प्लस माइनस 10 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द ब्रेक पाइप प्रेशर इन ब्रेक बान ऑफ 56 बॉक्स एंड वैगन लोड शुड नॉट बी लेस देन डैश बाई केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो 56 बॉक्स एंड वैगन के लोड में जो ब्रेक बान में जो बीपी का प्रेशर कितना केजी मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें अप टू 56 वैगन की अगर बात करें बॉक्स एंड वैगन की, तो इस कंडीशन में जो ब्रेक बान में हमारा मिनिमम प्रेशर होना चाहिए वो 4.8 केजी का होना चाहिए। वहीं अगर बात करें एबव 56 बॉक्स एंड वैगन की, तो मिनिमम ब्रेक बान में 4.7 केजी का प्रेशर होना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न में केवल 56 वैगन तक ही पूछा गया था, तो ब्रेक बान में 4.8 केजी का मिनिमम प्रेशर होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रॉड हेड एंड बैरल ऑफ एसएबी नेम्ड एज। यानी जो डिस्टेंस जो होता है कंट्रोल रॉड हेड का और बैरल एसएबी का, इस डिस्टेंस को हम ए डायमेंशन के तौर पर जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एट द ओरिजिनेटिंग पॉइंट द मिनिमम ब्रेक पावर ऑफ स्पेशल प्रीमियम। यहाँ पर ध्यान रखिए स्पेशल प्रीमियम ब्रेक के रिगार्डिंग पूछा गया है। और स्पेशल प्रीमियम की अगर बात करें हम, तो यह मेनली जो यूज किया जाता है वह BCN और BCNA वैगन जो टाइप्स होते हैं, इसके रेक फॉर्मेशंस में स्पेशल प्रीमियम का यूज किया जाता है। इसकी अगर बात करें वैलिडिटी की, तो इसकी वैलिडिटी जो होता है वह 20+5 डेज का वैलिडिटी होता है। और इसका मिनिमम ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर जो ब्रेक पावर परसेंटेज होना चाहिए वह 100% मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न में ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर पूछा गया था स्पेशल प्रीमियम रेक्स के लिए, तो 100% इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन ट्विन पाइप सिस्टम द ऑक्सिलरी रिजर्वायर प्रेशर शुड बी डैश केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ट्विन पाइप प्रणाली में जो ER का प्रेशर होता है वो 6 केजी का प्रेशर होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ट्विन पाइप में जो प्रेशर FP से भी प्रेशर जाता है जिसका खुद का प्रेशर 6 केजी का होता है, इसलिए जो ER चार्ज होता है वो 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के द्वारा चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन अ गुड्स ट्रेन डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप्स एंड फीड पाइप्स इज। यानी मालगाड़ियों के अंतर्गत जो ब्रेक पाइप्स और फीड FP पाइप्स का जो डाया होता है, व्यास होता है, वह 32 mm का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द ड्रॉप इन ब्रेक पाइप प्रेशर ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट विथ सिंगल कार टेस्ट रिग। यानी यहाँ पर बोला गया है कि सिंगल कार टेस्ट रिग के साथ जब हम टेस्टिंग करते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट का, तो उस दौरान जो ब्रेक पाइप का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है वो कितने केजी का किया जाता है। तो जब भी हम सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे SCTR के माध्यम से, तो हम 0.6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर इन 6 सेकेंड में हम गिराएंगे। इस दौरान हमारा DV सेंस करना चाहिए और गाड़ी में ब्रेक अप्लाई भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कंडमिंग हाइट्स ऑफ EM पैड इज डैश mm। यानी EM पैड का जो कंडमिंग हाइट्स होता है वो कितने mm का होता है। तो न्यू कंडीशन में यह 46 mm, और जब यह रिड्यूस होकर 42 mm पर आता है तो इसको हम सर्विस से कंडम करते हैं। कंडमिंग हाइट पूछा गया था इलास्टोमेरिक पैड का, तो यह 42 mm हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है,
व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ आईसीएफ बोगी। आईसीएफ बोगी का जो व्हील बेस होता है, सबसे पहले आप जान लें कि व्हील बेस होता क्या है। तो व्हील बेस हमारा एक ही बोगी में जो दो एक्सल्स होते हैं, दोनों एक्सल के बीच जो हमारा एक्सल टू एक्सल जो डिस्टेंस होता है उसे हम व्हील बेस बोलते हैं। और एक ही एक्सल पर दो चक्कों के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसे हम व्हील गेज बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, व्हील गेज और व्हील बेस में। यहाँ पर व्हील बेस पूछा गया था जो कि दो एक्सलों के बीच सेम बोगी में जो डिस्टेंस होते हैं वो हमारा व्हील बेस कहलाता है। और यह आईसीएफ बोगी में अगर बात करें हम तो यह 2896 यानी 2896 में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें हम एलएचबी कोर्स में व्हील बेस की तो यह 2560 mm होता है। कैसना बोगी जो कि गुड्स वैगन में यूज किया जाता है, तो इसमें जो व्हील बेस होता है वह 2000 ±5 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है परमिटेड फ्लैश फेसेस ऑन आईसीएफ व्हील्स इज 10 mm, यानी जो आईसीएफ चक्कों पर जो फ्लैट सरफेस जो हम परमिट करते हैं वो कितने mm तक हम करते हैं। तो मेनली हम बात करें कि कोचेज और लोको के केस में अगर बात करें हम तो यह मेनली 50 mm तक फ्लैट सरफेस हम अलाउ करते हैं। वहीं बैगन की अगर बात करें हम तो बैगन के केस में यह 60 mm तक हम परमिसिबल कर सकते हैं। यहाँ पर आईसीएफ कोचेज जो है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी 50 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन एम्प्टी कंडीशन फॉर बीएलसी बैगन। यानी बीएलसी बैगन में जो खाली अवस्था में जो ब्रेक सिलेंडर में जो प्रेशर जाता है वह 2.2 kg का प्रेशर जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका निर्धारण हमारा जो एलएचडी लगा होता है 2 की संख्या में पर कार, यानी 0-1 की संख्या में पर बोगी में लगा होता है हमारा, यह हमारा सेंस करता है कि हमारा यह कंटेनर लोडेड है या एम्प्टी है। उस अनुसार हमारा ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर एलएचडी के माध्यम से हमारा भेजा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है अदर नेम ऑफ पायलट बाल्ब। पायलट बाल्ब का जो अन्य नाम होगा वह पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी बाय, यानी जो हमारा कोचिंग स्टॉक का जो एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें हमारा ह्यूमन लाइफ्स के लॉसेज उसमें इन्वॉल्व हो, तो उस कंडीशन में जो इंक्वायरी किया जाएगा वो कंडक्ट किया जाएगा वह कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी के द्वारा किया जाएगा, यानी सीआरएस के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो यहाँ पर प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो सीआरएस है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो यह सिविल जो एविएशन होते हैं इनके यह इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी वर्क करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है येलो स्ट्रिप्स ऑन इंड बॉडी ऑफ आईसीएफ इंडिकेट्स, यानी आईसीएफ कोचेज के जो इंड बॉडी पर जो येलो स्ट्रिप्स होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, तो यह एंटी टेलीस्कोपिक को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फॉर फाइंडिंग व्हाट डिफेक्ट्स यूएसटी डन, यानी यूएसटी क्यों किया जाता है, किसको फाइंड करने के लिए, तो एक्सेल पर आए जो इंटरनल क्रैक्स होते हैं उसको या फाइंड करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक टेस्ट करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ऑक्सिलरी रिजर्वायर इज असिस्टिंग इन, यानी जो एआर होता है वह हमारा ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर भेजने का काम करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सेंडिंग एयर टू ब्रेक सिलेंडर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सेंटर पिवेट पिन डज नॉट ट्रांसमिट्स एनी, यानी जो सेंटर पिवेट पिन होता है वो किस प्रकार को ट्रांसमिट नहीं करता है, तो यह मेनली हमारा हॉरिजॉन्टल लोड को ट्रांसमिट करता है, ट्रैक्टिव को भी ट्रांसमिट करता है, ब्रेकिंग को भी ट्रांसमिट करता है, लेकिन जो हमारा
वर्टिकल फोर्स होता है उसको यह ट्रांसमिट्स नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न में नॉट पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर हैव बीन एलिमिनेटेड, यानी किस प्रकार के स्लैक एडजस्टर में एक्सटर्नल जो स्लैक एडजस्टर है उसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें BMBC बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम वाले जो है उसमें एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर को एलिमिनेट कर दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच इज एन इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ द एक्सेल, यानी एक्सेल का एकीकृत भाग जो होता है उसे हम जर्नल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डट कलेक्टर ऑफ अ वैगन शुड बी क्लीनेड विद इन, यानी जो मालगाड़ियों का जो डट कलेक्टर होता है उसको क्लीन किया जाता है एट द टाइम ऑफ ROH एंड POH किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में केवल ROH दिया गया है, तो ROH इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टू अनकपल BP-NFP ईयर होज इट इज़ इसेंशियल टू, जब भी हम BP या RP पाइप को ईयर होज को अनकपल करते हैं तो यह ध्यान रखना होता है कि जो दोनों वैगन या कोचेज के जो एडजेसेंट एंगल कॉक्स है उसको क्लोज करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एब्रिविएशन फॉर HRA इन इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे में जो HRA हैं इसके लिए जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा। तो HRA के लिए जो फुल फॉर्म यूज किया जाता है वह हाउस रेंट अलाउंस होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में जो कर्मचारी को HRA प्रोवाइड करवाया जाता है वह अलग अलग जो X, Y और Z जो सिटीज़ है, इसमें करंट में X सिटीज़ में 27%, Y सिटी में 18% और Z सिटी के अंतर्गत कर्मचारी को बेसिक पे का रिस्पेक्टिव परसेंटेज प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन जब भी आपका DA यानी डियरनेस अलाउंस से महंगाई बढ़ता है, जब भी 50% से एबव हो जाएगा तो उस कंडीशन में यह बढ़कर 30%, जो Y सिटीज़ वाले हैं वह 20% हो जाएंगे और Z सिटीज़ वाले 10% हो जाएंगे। तो इसको भी आप ध्यान रखें, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एब्रिविएशन फॉर SBF इन इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में यहाँ पर SBF के लिए फुल फॉर्म पूछा गया है। तो SBF का फुल फॉर्म होता है स्टाफ बेनिफिट फंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्मचारी लाभ कोष। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एजेंसी ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप A ऑफिसर्स इन इंडियन रेलवे एज, यानी भारतीय रेलवे में जो ग्रुप A यानी ग्रेड A ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती है, इसके लिए एजेंसी कौन सी एजेंसी नियुक्त करता है। तो यहाँ पर UPSC द्वारा यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यह नियुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले यह कंडक्ट करवाए जाते थे IES यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के द्वारा रिक्रूट किए जाते थे, लेकिन वर्तमान में भारतीय रेलवे के द्वारा IRMS इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनाया गया है, जिसके द्वारा ग्रुप A ऑफिसर्स को रिक्रूट किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फर्स्ट रेक ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस वाज मैन्युफैक्चर्ड इन, यानी जो वंदे भारत का जो पहला रेक है वो किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था। तो यह ICA पेराम्बूर जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, वहाँ पर इसको मैन्युफैक्चर किए गए थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पहला जो ट्रायल किया गया था वो 15 फरवरी 2019 को इसको रन किया गया था। नई दिल्ली से वाराणसी के बीच इसको चलाया गया था पहली बार। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द फंक्शन ऑफ रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन एयर ब्रेक सिलेंडर इज,
यानी एयर ब्रेक सिलेंडर में जो रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइडेड होता है उसका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है। तो यह मेनली जब भी हमारा ब्रेक रिलीज होते हैं, प्रेशर हमारा बाहर चला जाता है, तो इस दौरान पुनः पिस्टन को, ब्रेक सिलेंडर के पिस्टन को अंदर वापस लाया जाए। इसमें हमारा रिटर्न स्प्रिंग सहायक कार्य करता है ताकि हमारा पिस्टन वापस पीछे की तरफ आ जाए और गाड़ी हमारा रिलीज हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंक्लाइनेशन ऑन व्हील ट्रेड। व्हील ट्रेड के ऊपर जो इंक्लाइनेशन होता है, झुकाव होता है, वो कितना होता है, तो वो 1/20 के रिस्पेक्ट में होता है, यानी 20 वाले लेंथ में 1 mm का इंक्लाइनेशन होता है व्हील ट्रेड के ऊपर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है स्टैंडर्ड इंक्लाइनेशन, वो व्हील फ्लेंज के ऊपर पूछा गया है। यहाँ पर ऊपर वाले प्रश्न में व्हील ट्रेड के रिस्पेक्ट में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर व्हील फ्लेंज में पूछा गया है। व्हील फ्लेंज में जो होता है इंक्लाइनेशन वो 1/2.5 होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डिस्ट्रक्शन ट्यूब इज प्रोवाइडेड इनसाइड द, यानी जो डिस्ट्रक्शन ट्यूब होते हैं वो प्रोवाइडेड होते हैं कहाँ पर, तो यह बफर के अंतर्गत प्रोवाइडेड होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बूट स्टैंड्स फॉर, यानी बूट का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होगा, तो बूट का फुल फॉर्म होता है बिल्ड ऑपरेट ऑन ट्रांसफर होता है, जिसको लार्ज स्केल पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोजेक्ट का, उनको लार्ज स्केल पर जो हमारा यूज करना होता है, तो यह हम प्रोसेस को यूज करते हैं, बिल्ड ऑपरेट ऑन ट्रांसफर्स के प्रोसेस को हम यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ट्रांसपोर्टेशन कोड RAAC रेफर्स टू। यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है। यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ पर RAAC पूछा गया है। AC का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर एयर कंडीशन, और RA जो होता है हमारा वह इंस्पेक्शन कार होता है। तो इस प्रकार का हम ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा इंस्पेक्शन कार एयर कंडीशंस है, वो हमारा RAAC का फुल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दिया गया है, एयर कंडीशन इंस्पेक्शन का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। RA हमारा इंस्पेक्शन कार होता है, AC का मतलब हमारा एयर कंडीशंस हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच पार्ट इज नॉट यूज्ड इन ICF ट्रॉली। ICF ट्रॉली में कौन सा पार्ट्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो डैशबोर्ड हमारा होता है, साइड मिरर भी होता है, लेकिन जो हमारा शॉक एब्जॉर्बर होते हैं वो हमारा इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मेनली जो हमारा जिसे हम डैम्पर बोलते हैं, जो कि मेनली हमारा वर्टिकल डैम्पर, जो सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, यह मेनली हमारा फिएट बोगी में प्रोवाइडेड होते हैं, जो कि LHB कोच में लगा होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विथ रेस्पेक्ट टू किलोमीटर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉप शेड्यूल 3 इज, यानी जो किलोमीटर के रिस्पेक्ट में जो शॉप शेड्यूल 3 का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितने अंतराल पर कराए जाते हैं। तो मेनली हम बात करें अगर शॉप शेड्यूल 3 का, तो मेनली 6 वर्ष या 24 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो, विच एवर ईयर ईयरलियर, उसके बेसिस पर हम इसको कंडक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर हमसे केवल किलोमीटर के रेस्पेक्ट में पूछा गया था, तो 24 लाख किलोमीटर होना चाहिए, उसके बाद ही हम शॉप शेड्यूल 3 कंडक्ट करवाएंगे। यह मेनली वर्कशॉप में होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश इज यूज्ड टू कन्वर्ट न्यूमेटिक फोर्स इनटू मैकेनिकल फोर्सेज, यानी कौन सा न्यूमेटिक फोर्स, यानी जो प्रेशराइज फोर्स होते हैं हमारा, उनको मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो जब भी हम प्रेशर
ब्रेक सिलेंडर को भेजते हैं वो हमारा न्यूमेटिक फोर्स होता है, ताकि हमारा फोर्सेस के प्रेशर के माध्यम से हम पिस्टन स्ट्रोक को बाहर की तरफ मूवमेंट कराते हैं। और जब हमारा प्रेशर से मूवमेंट हमारा होता है उसके बाद जितने भी ब्रेक सिस्टम का असेंबली लगा होता है जो कि मैकेनिकल के तौर पर काम करता है, तो उसके बाद हमारा ब्रेकिंग होता है गाड़ी में। तो ये हमारा ब्रेक सिलेंडर जो है वो न्यूमेटिक फोर्स को मैकेनिकल फोर्सेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम, तो इन सिंगल पाइप सिस्टम द टाइम टेकन इन रिलीजिंग ऑफ द बैगन ब्रेक इज 10 सेकेंड। यानी सिंगल पाइप में जो ब्रेक बाद जो हमारा बैगन होते हैं मालगाड़ी, उसमें बैगन को रिलीज करने में जो समय लगता है वो 60 सेकेंड तक का समय लग सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल पाइप सिस्टम के रिस्पेक्ट में पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी ऑफ D3 शेड्यूल्स। D3 शेड्यूल्स का जो आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, वह 6 मंथ प्लस माइनस 15 डेज के अंतराल पर कराए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो डिपो 1 शेड्यूल जो होता है ऑन एवरी ट्रिप पर, प्रत्येक ट्रिप पर कराए जाते हैं। D2 की अगर बात करें हम तो यह 1 मंथ प्लस माइनस 3 डेज के अंतराल पर डिपो 2 शेड्यूल्स भी किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इफ डंप वाल्व इज कंटिन्यूअस बेंटिंग द रीजन में बी। यानी यदि डंप वाल्व जो होता है एंटी स्किड वाल्व वो लगातार वेंट कर रहा हो तो इसका मेन जो कॉज हो सकता है कि इस जो WSP है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन वाले वो डिफेक्टिव हो चुका है, जिसके कारण वो लगातार वेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी संख्या जो होता है डंप वाल्व की संख्या वो पर कोचेज होते हैं 4 की संख्या में होते हैं, यानी प्रत्येक एक्सल के लिए एक डंप वाल्व लगा होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइड सेंसर ऑन वाटर टैंक। वाटर टैंक के ऊपर जो सेंसर प्रोवाइड होते हैं इसका उद्देश्य होता है कि जो हमारा पंप को सिग्नल देने का काम करता है, यानी टू प्रोवाइड सिग्नल टू पंप कंट्रोल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर अगर बात करें तो एब्रिविएशन फॉर OHE इन इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे में जो OHE होता है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो OHE के फुल फॉर्म की अगर बात करें हम तो ओवरहेड इक्विपमेंट होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर कवर्ड इन अम्बाला डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न रेलवे। यानी नॉर्दर्न रेलवे की जो अम्बाला डिवीजन आते हैं इसमें जो भारत की कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कवर कर रखे हैं अम्बाला डिवीज़न के अंतर्गत वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अम्बाला डिवीज़न की अगर बात करें हम तो इसमें पंजाब के बाद हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट्स, फिर राजस्थान, और अगर बात करें यूनियन टेरिटरीज में तो इसमें चंडीगढ़ को या अपने रीजन्स में कवर कर रखे हैं। यानी टोटल 5 स्टेट्स और 01 यूनियन टेरिटरीज को यह कवर कर रखा है अम्बाला डिवीज़न। टोटल संख्या में 6 की संख्या में हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एज पर रेलवे बोर्ड पॉलिसी व्हाट इज द रेंज ऑफ अल्कोहल लेवल इन ब्लड आफ्टर विच डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स विल बी इनिशिएटेड फॉर रिवर्सन्स फ्रॉम सेफ्टी क्रिटिकल पोस्टेज। यानी रेलवे के जो
सेफ्टी पॉलिसी के अनुसार अगर कोई कर्मचारी एल्कोहल का कितना लिमिट्स अगर वो लेता है, इसके बाद सेफ्टी पोस्ट के लिए उससे उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स लिया जा सकता है। तो जब भी उसके अगर ब्लड्स में अगर बात करें तो उसका रेंज अगर बियॉन्ड 70 mg/100 ml अगर होता है तो इसके बाद कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा और आगे के लिए जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होते हैं उसको इनिशिएट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बियॉन्ड 70 mg/100 ml इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, द मूवमेंट ऑफ स्लाइडिंग डोर्स कैन बी एडजस्टेड बाय, यानी जो स्लाइडिंग दरवाजों की गति को किसके द्वारा एडजस्ट किया जाता है, तो ये मेनली जो सिलेंडर स्क्रू है उसको एडजस्ट करके हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर अगर बात करें तो एब्रिविएशंस फॉर HRMS इन इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे में जो HRMS है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। करंट में अगर बात करें HRMS की यूजेज का, तो इसके माध्यम से आप कर्मचारी अपना पास PTO लीव अप्लाई कर सकता है। अलग अलग टाइप्स की अगर लीव अप्लाई करना हो उस भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र हो या म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो, जितने और ऑनलाइन अगर SR देखना हो, सर्विस रिकॉर्ड वगैरह, सारे आप HRMS के माध्यम से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो एब्रिविएशंस फॉर उम्मीद इन इंडियन रेलवे इज, यानी उम्मीद का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो उम्मीद की अगर बात करें फुल फॉर्म की, तो उम्मीद का फुल फॉर्म होता है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक रेल कर्मचारी को एक उम्मीद कार्ड इशू किया जाता है ताकि वह अपने इलाज या कार्ड के माध्यम से करवा सके। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, द कैपेसिटी ऑफ एक्सल ऑफ LHB कोच इज डिस्टेंस, यानी LHB कोचेज में जो एक्सल का जो कैपेसिटी होता है वह 16.25 टन का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज मोर देन डैश आवर्स ऑफ ड्यूटी इज लॉन्ग ऑन, यहाँ पर कर्मचारी की निरंतर श्रेणी यानी कंटिन्यूअस कैटेगरी के मामले में लॉन्ग ऑन ड्यूटी कब माना जाएगा। तो लॉन्ग ऑन का मतलब होता है कि जो आपका लिमिटेशन ड्यूटी का है उसके ज़्यादा आपकी ड्यूटी कराया जाता है तो वो लॉन्ग ऑन माना जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी जो 4 टाइप्स के हमारा मेनली HOER के माध्यम से क्लासीफाई किया गया है, इंटेंसिव, कंटिन्यूअस, एसेंशियली इंटरमीडिएट और एक्सक्लूडेड कैटेगरी है। इसके लिए अलग अलग टाइम पीरियड रखा गया है। यहाँ पर हम बात करें हम लॉन्ग ऑन के केस में हम, तो इंटेंसिव के केस में जब 8 आवर्स से अगर ज़्यादा होता है तो यह लॉन्ग ऑन माना जाएगा। कंटिन्यूअस जब यह 10 आवर्स से अगर ज़्यादा होता है तो वह माना जाएगा। और इसके अलावा हम बात करें इसेंशियली यानी EI कैटेगरी के, इसेंशियली इंटरमीडिएट कैटेगरी का, तो इसमें 12 आवर्स का रखा गया है लॉन्ग ऑन पीरियड। तो यहाँ पर प्रश्न में हमसे कंटिन्यूअस कैटेगरी पूछा गया था, तो 10 आवर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, क्लास A फायर्स पर्टेन्स टू, यानी क्लास A फायर जो होते हैं उसमें कौन कौन से आइटम्स यह कवर करता है। तो इसमें मेनली जो है वह वुड, पेपर्स, क्लोथ्स, प्लास्टिक वगैरह होते हैं। इस प्रकार के जो आग होते हैं वह क्लास A फायर्स के क्लासेस में आते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विड्थ ऑफ फिएट बोगी इज डैश mm, यहाँ पर फिएट बोगी का चौड़ाई पूछा गया है, तो यह 3030 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, एट प्रेजेंट, ध्यान रखिए यह प्रश्न जो है, यह वीडियो जो बनाया जा रहा है वह दिसंबर 2023 के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। इस दौरान जो करंट में डिविजनल रेलवे मैनेजर जो है मंडल रेल प्रबंधक अंबाला डिवीज़न का, वह श्री मनदीप सिंह भाटिया है, जो कि ऑप्शन नंबर में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर
डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नॉन ऑफ दीज, मनदीप सिंह भाटिया करेंट डीआरएम है अंबाला डिविजन्स के। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहां पर है? तो यह बड़ौदा हाउस नई दिल्ली के अंतर्गत यह सिचुएटेड है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पार्ट। स्पार्ट का फुल फॉर्म होता है सेल्फ प्रोप्लेड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है, जिसमें इंजन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होता है, खुद सेल्फ फिट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या है? तो यह किसी प्रकार का पेनाल्टी नहीं होता है, नॉट अ पेनाल्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह केवल इसलिए किया जाता है ताकि कोई बड़े केसेस में कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाता है, ताकि वह किसी भी इंक्वायरी में वह अपना इंटरफेस नहीं इंटरेक्ट ना कर पाए उस इंक्वायरी के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो ब्रेक कैलिपर यूनिट इज माउंटेड ऑन, यानी जो ब्रेक कैलिपर यूनिट जो होता है फिएट बोगी के अंतर्गत, वह मेनली जो हमारा इस तरह का हमारा बोगी साइड फ्रेम होते हैं, यहाँ पर हमारा बोगी क्रॉस बीम पर हमारा लगा होता है ब्रेक कैलिपर यूनिट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बोगी क्रॉस बीम इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो 10 प्रश्न दिए गए हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा से पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अपनाया गया था, जिसमें हिंदी को एज अ देवनागरी लिपि के तौर पर इसमें एक्सेप्ट किया गया था। इसी दिन से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, 8वीं अनुसूची में जो शामिल फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है, वो कौन सा है? तो ये नेपाली लैंग्वेज जो है वह एकमात्र विदेशी भाषा को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो भारत संघ की राजभाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न राजभाषा नियम, यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स के बारे में पूछा जा रहा है 1976 का, जो कि इफेक्ट में आया था 17 जुलाई 1976 को इफेक्ट में आया था, प्रभाव में आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1976 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा नियमों के अनुसार हरियाणा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत 3 रीजन्स में मेनली क्लासीफाई किया गया है, जिसमें हरियाणा जो स्टेट्स है वह क्लास ए रीजन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। इसमें जो आर्टिकल यूज किया गया था वह आर्टिकल 343 यानी अनुच्छेद 343 का यूज किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद यानी पार्लियामेंट में प्रयोग किए जाने वाले भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो जो पार्लियामेंट संसद के अंतर्गत जो लैंग्वेज यूज किए जाएंगे वह आर्टिकल 120 का जो पार्ट 5 है, इसमें यह बताया गया है कि पार्लियामेंट के अंतर्गत कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो आर्टिकल 210 है, यह मेनली जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं विधानसभा,
उसमें कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाएगा उसके रिगार्डिंग अनुच्छेद 210 में बताया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 351 के अंतर्गत जो डेवलपमेंट ऑफ हिंदी के रिगार्डिंग बताया गया है कि हिंदी का प्रगति यानी विकास कैसे किया जा सके, इसके रिगार्डिंग में पूरे डिटेल में आर्टिकल 351 के अंतर्गत बताए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें तो भारत संघ को राजभाषा नियम के तहत डैश क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज को मेनली 3 रीजन्स ABC 3 रीजन्स के अंतर्गत बांटे गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है संसदीय राजभाषा समिति यानी पार्लियामेंट्री जो कमेटी होता है, इसमें इसके अध्यक्ष होते हैं सेंट्रल होम मिनिस्टर होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो 30 होते हैं, 20 लोकसभा से होते हैं और 10 मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यसभा से पार्लियामेंट्री कमेटी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है वर्तमान में। तो वर्तमान में अगर बात करें तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।